नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अपना जो विषय है, पहले वीडियो में हमने राम वृक्ष बेनीपुर का परिचय पढ़ा और उनके बारे में जाना कि उनको लेखन किस प्रकार से किया, उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं। तो जन्म 1899, 1968 उनकी मृत्यु, और पत्रकार और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा, और उनकी जो संपूर्ण साहित्य है वो बेनीपुर रचनावली के नाम से 8 खंडों से छपा हुआ है। और इनकी प्रमुख जैसे पतितों के देश में इनका उपन्यास, चिंता के फूल कहानी, ये एक नाटक, माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र, पैरों में पंखवाद, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें इनका एक संस्मरण है, और इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो आइए अपन मूल पाठ पे चलते हैं। मूल पाठ के अंदर जो सबसे पहले है वो उसका जो परिचय है वो कर लेते हैं अपन। तो देखो, बाल गोविंद भगत ये एक रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र क्या होता है? तो रेखा चित्र से मतलब होता है कि ऐसी रचना जिस रचना के अंदर शब्दों से किसी का चित्र बनाया जाता है उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। जैसे उसकी नाक लंबी है, उसका ऐसा है, ये है, वो, यानी शब्दों के माध्यम से उसके गुणों की जब व्याख्या की जाती है तब जो रचना लिखी जाती है उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। और ये भी राम वृक्ष बेनीपुर जी ने भी ये जो लिखा है ये एक श्रेष्ठ रेखा चित्र है। लेखक ने एक विलक्षण चरित्र का, विलक्षण का मतलब होता है एक जीनियस, अलबेला। चरित्र का मतलब व्यक्तित्व या किसी व्यक्ति का उद्घाटन, उद्घाटन का मतलब होता है सामने दिखाना, बताना। जो मनुष्यता, मतलब मनुष्यता का मतलब जो व्यक्ति विशेष के लिए, लोक संस्कृति, लोक संस्कृति का मतलब किसी क्षेत्र या अंचल विशेष की संस्कृति, और सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना का मतलब होता है एक साथ उस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर सब लोगों के प्रति जो एक उमड़ी हुई भावना है, उस भावना का ये प्रतीक है। किस प्रकार से एक व्यक्ति उस समूचे क्षेत्र को किस प्रकार से बदल देता है उसका ये प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात गई है कि कोई कपड़े पहनने से या फिर कोई यज्ञ करवाने से या फिर कोई कुछ अलग सीखने से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी बनने के लिए उसको आचरण उस प्रकार का करना पड़ता है, अपने आचरण को, अपने चरित्र को इस प्रकार से सन्यासी का बनाना पड़ता है। बस उसी बात को स्पष्ट किया है। यानी इन्होंने ये कहा है कि कोई वस्त्र पहनने से या दिखावटा, कोई अनुष्ठान या कोई यज्ञ वगैरह करने से वो सन्यासी नहीं बनता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मानवीय सरोकार का मतलब मानवता के नाते जो काम किए जाते हैं। सन्यासी होता है वो सबकी मदद करता है, वो ये नहीं देखता ये अमीर है तो मैं मदद करूंगा, गरीब है तो मदद नहीं करूंगा। उसका मदद करने का उद्देश्य, सहायता करने का उद्देश्य सब मानवता के प्रति होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। हालांकि ये व्यक्ति पूरी तरह से कैसा है? गृहस्थी व्यक्ति है, गृहस्थ है, शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो आचरण है वो आचरण के आधार पर जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी है वो इनको सन्यासी कहते हैं। अब ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। आजकल हमने देखा होगा बहुत समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की, जैसे बाल विवाह या विभिन्न प्रकार की दूसरी विधवा विवाहों की कुरीतियाँ, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, तो ये देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर इसके ऊपर भी प्रहार किया गया। किस प्रकार से जब बाल गोविंद भगत के लड़के की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी बहू का दोबारा विवाह करके उसे भेज देते हैं। हालांकि वो जाना नहीं चाहती, फिर भी उसे भेज देते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम्हारे आगे तुम्हारी बहुत बड़ी जिंदगी बड़ी है, मेरा तो क्या है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन, अब वो गाँव के अंदर रहते हैं, उसकी सजीव झांकी। सजीव झांकी का मतलब ऐसे लगता है, जब हम इसको पढ़ते हैं तब ऐसे लगता है कि ये घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही है, देखने को मिलती है। चलिए अब थोड़ा मूल पाठ के अंदर चलते हैं, किस प्रकार से इनका किया गया है। मूल पाठ है बाल गोविंद भगत, ठीक है। अब देखो रेखा चित्र, यानी ये यहीं से समझाने का प्रयास कर दिया गया है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी। अब ये मंझोला कद का मतलब होता है न तो ज़्यादा छोटा न ज़्यादा
बड़ा, बीच का जो कद होता है, गोरे चिट्टे यानी अच्छा, शक्ल सूरत अच्छी, काला नहीं। 60 से ऊपर के होंगे यानी 60 वर्ष, कितने 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र होगी इनकी। बाल पक गए यानी सारे सफ़ेद हो गए। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, ना तो ज़्यादा लंबी दाढ़ी रखते ना जटाजूट। जटाजूट का मतलब होता है जो सर के बालों को भी नहीं कटाते और बड़ी सी चोटी बना करके रखते हैं। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है, यानी ज़्यादा लंबी दाढ़ी तो नहीं रही लेकिन रखते ज़रूर। उनके चेहरे पे हमेशा सफ़ेद बाल, जगमग, जगमग का मतलब होता है हमेशा, मतलब उनकी जो दाढ़ी है काफ़ी आई हुई रहती, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी लेकिन होती ज़रूर थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, आपने देखा होगा पुराने लोग एक धोती पहनते और ऊपर का वस्त्र नहीं पहनते, बस ओढ़ने के लिए। कमर में एक लंगोटी मात्र, लंगोटी मतलब धोती, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी टोपी का मतलब होता है जो एक कान को ढक के रखती है और एक कान खुला रहता है, ऐसी उल्टी तिरछी टोपी होती है, यानी इस प्रकार का वो साफे टाइप टोपी होती है जिसके अंदर एक कान ढका हुआ रहता है और एक कान खुला रहता है, उसको कनफटी टोपी कहते हैं। और ये कौन से पंथ को मानते थे? कबीर के पंथ को मानते थे। जब जाड़ा आता है एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, जाड़ा का मतलब सर्दी, जैसे ही सर्दी आती तब एक काली कंबल लेकर के और ऊपर के शरीर यानी ऊपर जो हमारा जो ऊपर का शरीर है, पेट वक्षस्थल या सर के आसपास, इसमें ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। रामानंदी चंदन का मतलब होता है ऐसा टीला निकालते, यानी किसी आपने देखा होगा इस प्रकार से ये इतना लंबा सा ऐसे टीला निकालते। तो कबीर है वो रामानंद जी के शिष्य रहे, तो रामानंदी चंदन यानी चंदन का ऐसे गोल इस प्रकार का टीका निकाल देते, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, यानी एकदम ठेठ, यानी यहाँ नाक रहता है, नाक के नीचे से लेकर के पूरे ऊपर के मस्तक के तक पहुँचता था। गले में तुलसी के जड़ों की ये बेडोल माला बांधे रहती है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के ऐसे मणकों वाली माला होती है जो लोग उसको जाप करते हैं, ऐसी एक माला उन्होंने अपने गले में डाल रखी है। ऊपर की तस्वीर से यही नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर की, अब ये जो इन्होंने बातों में बताया है कि उनका किस प्रकार से वस्त्र कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, किस प्रकार से वो शरीर को रखते हैं, इनसे ये लग गया कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब इसके आधार पे मतलब वो साधु नहीं थे, क्या थे? ग्रस्त थे। नहीं, बिल्कुल ग्रस्त, यानी वो साधु नहीं, क्या है? ग्रस्त है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतौ, पतौ का मतलब होता है बहू या उनकी लड़के की पत्नी, ठीक है, को तो मैंने देखा था, यानी उनकी पत्नी के बारे में मालूम नहीं, लेकिन उनके बेटे और उनकी जो बेटे की जो पत्नी है उसको तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब देखो, ग्रस्त थे पूरे के पूरे, छोटा सा एक मकान भी था और एक छोटी खेती बाड़ी भी थी। अब इस प्रकार से जो उनका जो चरित्र चित्रण है वो तो इन्होंने कर दिया। अब हम अगले वीडियो के अंदर यहाँ से आगे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, नहीं तो 2 लाइन और ले लेते हैं। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी, बाल गोविंद खेतीबाड़ी भी करते, परिवार भी रखते और बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरे, यानी साधु थे मतलब कि आचरण की दृष्टि से क्या थे? साधु थे। यानी एक साधु के अंदर जो आचरण की जो मतलब अभिलाषा की जाती है, जो इच्छा की रखी जाती है कि ये साधु के अंदर ये उसके चरित्र के अंदर ऐसा उसका आचरण होना चाहिए, तो उस प्रकार की वो सारी की सारी परिभाषाएं एकदम इनके ऊपर फिट बैठती थी। कबीर को साब मानते थे, यानी कबीर को वो क्या कहते थे? साब मानते। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर, यानी जैसा कबीर ने कहा था। कबीर ने कहा था ना, काकड़ पाथर लेके मस्जिद ली चुनाए, ताव ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खदाए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना खाऊसू दोस्ती ना खाऊसू बेर। तो इस प्रकार के जो मतलब उन्होंने मानवता के लिए जो बातें कही थी, उन बातों पर ये चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं, खराब व्यवहार करते, मतलब एकदम जो कह दिया वो करते, कह करके मुकरते नहीं, अपने कही हुई बात से टलते नहीं, किसी से भी 2 टुक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी किसी को कुछ मुंह पे कहना होता तो कह देते, बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और ना ही किसी से झगड़ा करते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, यानी किसी की चीज पड़ी है चाहे सोना चांदी कोई, यानी सामने वाले की बिना अनुमति के किसी की वस्तु को भी हाथ नहीं लगाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते हैं कि लोगों को कौतूहल होता है, यानी छोटी से छोटी चीज
उसको भी बिना अनुमति, लोग कहते यार कैसा आदमी है ये, तो कोई भी ले जाता, इस चीज़ के लिए क्या पूछना, पानी पीने के लिए क्या पूछना। तो इतनी चीज़ों को भी, दूसरी चीज़ों को ये उनकी बिना अनुमति के हाथ भी नहीं लगाते थे। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।